नमस्कार, तफ्तीश की नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। तफ्तीश की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ और उन्नाव में शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। लखनऊ में 10 जबकि उन्नाव में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो लखनऊ में 10 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शराब के मुख्य आरोपी जगनू को गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव में 6 लोगों की मौत की खबर है। तो कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इसके अलावा कई लोग अभी भी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी से। विवेक, ताजा अपडेट लेना चाहिए आपसे। देखिए, मृतकों की संख्या अर्पित 16 हो गई है। 10 उसमें से लखनऊ के हैं मृतक रहने वाले और 6 लोग उन्नाव के रहने वाले हैं जिनकी डेथ हुई है। तकरीबन 30 लोग अभी भी तमाम अस्पतालों में एडमिट है जिनका इलाज किया जा रहा है। जी। ट्रॉमा सेंटर में अगर देखा जाए तो 17-18 लोग वहां पर अभी भी एडमिट है जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। जी। तो अभी और आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। जी। एक बड़ी घटना हुई है और उसमें कार्रवाई भी की है, लेकिन सवाल वही है कि किस तरह से इस पूरे अवैध धंधे को पर लगाम लगाई जाए। जी। पुख्ता तौर पर खासतौर से लखनऊ, कानपुर, उन्नाव। विवेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जगनू जो गिरफ्तार हुआ है मुख्य आरोपी, उससे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? पूरा नेटवर्क किस तरह चलता है, क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, जुगनू के अलावा 3-4 लोग और हैं उसी गांव के रहने वाले जो ये धंधा करते थे। जुगनू भागना चाह रहा था लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन अभी उसके अपने परिवार के लोग, उसका अपना लड़का, वो भी इस काम में शामिल बताया जा रहा है। मसरूर नाम का एक और आरोपी है जो फिलहाल फरार है। सबकी तलाश की जा रही है और उस गांव में दतली और खड़दा जो गांव है जहां पर सबसे ज्यादा लोग मरने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां पर पूरी पुलिस फोर्स तैनात है। सुराग रस्सी की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो और आरोपी 3 और फरार हैं इस पूरे मामले में, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जी, विवेक तिवारी, आप सबसे पहले वहां पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, अजीज संगम वहां पर पहुंचा। वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? जहां पर ये भट्टी चलाई जा रही थी, वहां के लोगों का क्या कहना है? देखिए, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 4-5 साल से वो काम यहाँ गांव के में चल रहा था और वहां पर पुलिस वाले भी आते थे और बाकायदा हफ्ता वसूली करते थे और वापस चले जाते थे। कुछ एक बार गांव वालों ने इसको तोड़ा भी था, इस दोनों जो अवैध फैक्ट्रियां हैं कच्ची शराब बनाने की, लेकिन बाद में फिर पुलिस की मदद से उसको बहाल कर दिया गया और वो काम चलने लगा। तो एक तरह से पुलिस का पूरा संरक्षण मिला हुआ था जिसके कारण ये सारा अवैध कारोबार फल फूल रहा था। जी, शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस ने इस शराब कांड के मुख्य आरोपी जगनू को गिरफ्तार कर लिया है। जगनू मलिहाबाद का रहने वाला है। यह पिछले 5 साल से दतली खेड़ा गांव में अवैध तरीके से शराब बेच रहा था। ये देखिए, ये है वो मुख्य आरोपी जगनू और पुलिस पर हफ्ता लेकर बार बार इसे छोड़ने का आरोप है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, लोगों पर सवाल। हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने बताया कि 3-4 साल से ये काम वहां पर चल रहा था और लोगों ने कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहर शहर मौत की फैक्ट्री, जुगनू का जहरीला जाम, एक जाम और जिंदगी खत्म। आज जनी की ये तस्वीरें उस घटना के बाद की हैं जिसने दर्जन भर लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जिसके एक जाम ने कई लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित गांव वालों ने जहरीली शराब की इस फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। दरअसल पूरा मामला लखनऊ के मलिहाबाद के दतली खेड़ा गांव का है, जहां बीती रात कच्ची शराब की इसी दुकान से कुछ लोगों ने शराब खरीद कर पी थी। लेकिन शराब का एक जाम मौत का जाम बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। सभी दारू यहाँ से यहीं पे दारू तो बेचते ही हैं। बनती भी यहीं से। रात को केमिकल भी आता है, यहीं से सब कुछ होता है। बहुत से गांव में बहुत तो मारे ही गए हैं। अरे सर, हमको लगता है लगभग 120-130 लोग तो सब भर्ती हुए हैं जाके। इससे ज्यादा ही है। और 7-8 लोग तो मर गए। 12 गाड़ी तो एम्बुलेंस गई थी। यहाँ लोग पीते थे, सस्ती मिलती थी। पुलिस कार्रवाई कभी नहीं करती।
पुलिस तो हफ्ता लेती है, पैसे लेती है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 आदमी की घटना तो है ही नहीं है। कम से कम 15 लोगों की डेथ हुई है, मरे हुए हैं स्वास्थ्य केंद्र में अभी। जहरीली शराब पीने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। से लेके कोई अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन गांव में जो देसी शराब बनती है वो पिया होगी, इन लोगों ने रात को पिया था और अचानक वही सुबह 4 बजे से जो है फिर पेशेंट आना स्टार्ट हुए और सुबह 8 बजे के बाद से इकट्ठे कम से कम 150 पेशेंट यहाँ पे आए कि जो 4 गांवों में जो जिन लोगों ने देसी शराब पी थी वो उन 4 गांवों में भी एम्बुलेंस भेजी गई हैं, जो गांव से मरीज लेके सीएससी आ रही हैं। सीएससी में हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं। हालांकि इस मामले में आबकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों पर गाज जरूर गिरी है। कुल 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें जनपद लखनऊ में 10 व्यक्ति और 8 व्यक्ति और जनपद उन्नाव के थाना हसनगंज क्षेत्र में 4 व्यक्तियों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। लगभग 22 लोग गंभीर अवस्था में चिकित्सारत हैं लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में कि सीओ मलिहाबाद, इंस्पेक्टर मलिहाबाद, जो ग्राम जहां ये घटना हुई है और उस क्षेत्र के जो हल्का के उप निरीक्षक प्रभारी हैं वो, और उसके अतिरिक्त 3 आरक्षियों को निलंबित करने का निर्णय ले लिया गया है और इसमें जो है कार्रवाई प्रचलित है। इस घटना ने पुलिस और प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लखनऊ और आसपास के जिलों में धड़ल्ले से मौत बांटने वाली अवैध शराब की ये फैक्ट्रियां, शराब माफिया पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से चल रही हैं? क्या पुलिस की शह पर ही शराब माफिया मौत के इस कारोबार राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में चला रहे हैं? हर साल उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत होती है, बावजूद इसके मौत बांटने का यह धंधा दिन ब दिन फलता फूलता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब जहरीली शराब के इस काले कारोबार पर लगाम लग सकेगी? लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया। मलिहाबाद के दतली गांव में सबसे पहले जी मीडिया पहुंचा है। अवैध शराब के कारोबार को कैसे अंजाम दिया जाता है, जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी। छानबीन में कुछ और चीजें भी हमें मिली हैं। ये देखिए, ये शराब की कोई पुरानी बोतल है और इसमें कुछ लिक्विड है और सील्ड है। ये ऐसा माना जा रहा है कि ये भी वही जहरीली शराब है या उसका हिस्सा है जिसको पी के लोग मर गए हैं। और इसके अलावा तमाम सारी दवाइयां यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। ये देखिए, पूरी दवा का पैकेट है जिसमें ज्यादातर नशे की दवाएं हैं, कैप्सूल्स हैं और टैबलेट्स हैं। ये वो स्टिकर है जो इस नकली शराब के पाउच पे लगाया जाता था। इस पे क्या लिखा है कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, देसी मदिरा इस पे जरूर एक छोटा सा शब्द इसमें समझ में आ रहा है। बाकी सारी चीजें, इसमें कुछ नंबर पड़े हुए हैं, सब फर्जी हैं। ये स्टिकर ला करके उस पन्नियों पर, उस पाउच पे चिपका दिए जाते थे और उसके बाद इस शराब को बेचा जाता था। तो यहीं पे ये शराब बनती थी। ये क्या चीज है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये भी कोई बिल्कुल ये इतना ज्यादा ये बदबू कर रहा है इसमें, या तो ये बिल्कुल देशी शराब जैसी कोई बदबू जैसे कच्ची शराब की होती है। ये किस चीज का कंटेंट है ये पुलिस जांच के बाद देखेगी, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी जांच अगर की जाए तो पता लगेगा कि आखिर क्या क्या चीजें उस कच्ची शराब में डाली जाती हैं। कुछ चीजें तो हमने आपको दिखाई कि विक्स पड़ता है, इसमें ऑक्सीटोसिन के कंटेंट पड़ते हैं, इंजेक्शन का कुछ हिस्सा पड़ता है, कुछ कप सिरप पड़ते हैं। एक और बोतल हमको यहाँ पर मिली है, ये क्रोसिन है शायद, ये क्या है, सब एक्सपायर्ड है, बहुत पुरानी 2017, 2014, ये सब एक्सपायर्ड चीजें हैं जो यहाँ पर इसमें इस्तेमाल की जा रही थी। कैमरा पर्सन रंजन के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। तो मलिहाबाद के दतली गांव में सबसे पहले जी मीडिया पहुंचा, जहां अवैध शराब की भट्टी का जायजा लिया। जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी ने, देखिए। को मलिहाबाद के उस मौत की फैक्ट्री में लेकर आए हैं जहां की बनी हुई जहरीली शराब पीकर 1 दर्जन से ज्यादा लोग गुजर गए और तमाम लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। कुछ निशानात अभी भी मौजूद हैं इस फैक्ट्री के आसपास, इस जगह पर, जहां पर मैं आपको दिखाऊं कि क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं। फेस्टिव डी और ये विक्स दिख रहा है, ये भी बताते हैं कि नकली शराब, कच्ची शराब में इस्तेमाल किया जाता है।
ये आप देखेंगे, ये ऑक्सीटोसिन का वो इंजेक्शन है जो प्रतिबंधित है। गाय से और भैंस से ज्यादा दूध निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये भी पड़ता है जहरीली शराब में। इसके अलावा ये भी एक कंटेंट है जो शराब में इस्तेमाल किया जाता है, कच्ची शराब में इस्तेमाल किया जाता है। तमाम ऐसी चीजें यहाँ पर बिखरी हुई हैं। ये गांव वालों का गुस्सा इस पूरी घटना के बाद किस तरह से इन्होंने यहाँ पर इसको पूरा उजाड़ दिया है। यहीं पर बैठकर शराब पी गई थी। ये एक कफ सिरप है जिसका नाम है मैग्नेट। इसका भी इस्तेमाल इस तरह की कच्ची शराब में लोग करते हैं। और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने इस फैक्ट्री को उजाड़ दिया है। यहीं पर शराब बनती थी और जिस शराब को पी के तमाम लोग मौत के मुंह में समा गए। और इसी तरह की एक दूसरी फैक्ट्री जिसको हम कह सकते हैं कच्ची शराब बनाने की, वो इसके ठीक सामने है। ये दो जगह थी जहां से शराब बनती थी और उसके बाद लोगों ने इस शराब का सेवन किया, इस जहरीली शराब का सेवन किया, तो उनका क्या हुआ आप सब जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पर बैठ के शराब पी गई थी। यहाँ पर कुछ लैया तने हैं जहां पर जिनको खाया गया होगा शराब के साथ साथ। और ये वो जगह है जहां पर शराब बनाई जाती थी। वो आदमी जिसका नाम मटरू है, जो इस पूरे अवैध शराब का, कच्ची शराब का, जहरीली शराब का कारोबार करता था, वो फिलहाल फरार है। ये सारी जगह हैं, ये इसमें पानी और जो दूसरे तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सारी चीजें हैं। गांव वालों ने इस पर भी अपना गुस्सा उतारा है। सामान सब तहस नहस कर दिया जो कुछ भी था। और वो आदमी लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इस गांव में, दतली गांव में इस वक्त है जहां पर अकेले 8 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब को पीने से। कैमरा पर्सन रज्जन के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। तो जहरीली शराब मामले की जांच के लिए सूबे के आबकारी आयुक्त अनिल गर्ग ने संयुक्त आबकारी आयुक्त वाराणसी को जांच अधिकारी बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि मामले में ढिलाई बरतने के आरोप में आबकारी निरीक्षक वाणी विनायक मिश्रा, हेड कांस्टेबल श्याम नारायण मिश्रा, सिपाही रजनीश कुमार, संजीव कुमार, विनोद कुमार, सुमन देवी और सीता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही लखनऊ के जिला आबकारी अधिकारी लाल बहादुर यादव के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूपी शासन को लिखा गया है। तो लखनऊ के मलिहाबाद में जो कुछ हुआ वो कोई जहरीली शराब से जान गंवाने वाली पहली घटना नहीं है। समूचे उत्तर प्रदेश में हर साल जहरीली शराब से लोगों की जान जाती है, लेकिन बावजूद इसके हर साल लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सच को बयां करती जहरीली शराब से मरने वालों के ये आंकड़ों की रिपोर्ट देखिए। जहरीली शराब पीने से लोगों के मरने का सिलसिला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी देश के अलग अलग राज्यों से जहरीली शराब का कहर देखने को मिलता रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो जो सच सामने निकल कर आया है वो हैरान कर देने वाला है। साल 2001 में उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 18 की मौत हुई थी, तो वहीं 2009 में ये आंकड़ा बढ़कर 29 तक जा पहुंचा और साल 2010 में 13 लोग जहरीली शराब पीने से मौत के मुंह में समा गए। ये तो बात रही समूचे उत्तर प्रदेश की, लेकिन अगर जिलेवार आंकड़ों पर गौर करें तो पूर्वांचल में जहरीली शराब का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। 24 नवंबर 2014 भदोही में जहरीली शराब ने 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 19 अक्टूबर 2013 आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से 47 लोगों की मौत हो गई। 8 मई 2013 अमेठी में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत हुई। 4 अप्रैल 2010 भदोही के चौरी इलाके में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई। साल 2010 वाराणसी के सोयापुर में जहरीली शराब से 27 लोगों की जान चली गई। साल 2010 भदोही के कपसेठी में 17 लोगों की मौत हुई और साल 2009 आजमगढ़ के ही इरनी गांव में 19 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि आखिर क्यों कच्ची शराब इतनी खतरनाक होती है। दरअसल मौत बांटने वाली इस शराब में मिथाइल अल्कोहल मिला होता है, जिसके सेवन से लोग अंधे हो सकते हैं और मौत तक हो सकती है। बावजूद इसके मौत बांटने वाली इस शराब को पैसों के लालच में शराब माफियाओं ने एक कारोबार बना लिया है, जो हर साल मौत बांटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तफ्तीश में अब बात नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम के रसोइये अखिल गुप्ता की हत्या की।
पहले अमृत प्रजापति की हत्या, अब अखिल गुप्ता का मर्डर। एक के बाद एक अहम गवाहों की हत्या। आखिर किसकी है ये साजिश? तो मुजफ्फरनगर में यौन शोषण के आरोपी आसाराम के रसोइये रह चुके अखिल गुप्ता की सरेआम बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। सरेरा हुई हत्या की यह वारदात अपने पीछे कई अहम सवाल छोड़ गई है। क्या अखिल की हत्या के पीछे आसाराम का कोई कनेक्शन है? क्योंकि साल 2014 में राजकोट में आसाराम के पूर्व सहायक अमृत प्रजापति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन दोनों ने ही आसाराम के खिलाफ गवाही दी थी। तो क्या दोनों की हत्या किसी सोची समझी साजिश के तहत की गई है? तस्वीरों में नजर आ रहे इस शख्स का वजूद अब हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका है। अखिल गुप्ता नाम के इस शख्स की मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना इलाके में देर रात बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मौका वारदात पर ही अखिल ने दम तोड़ दिया। महालक्ष्मी एनक्लेव के बाहर मारी, गीता कॉलोनी के बाहर। क्या लगता है आपको, क्यों गोली मारी गई? कुछ भी नहीं, कोई रंजिश तो है नहीं। तो कोई लेन देन ना लेन देन कुछ नहीं। वो उसमें स्कूटर में जो के तू पैसे मिले। कोई तरीके से लूट ना कुछ नहीं, सिर्फ मर्डर ही है। अखिल की हत्या करने वाले आखिर कौन थे? आखिर हत्या के पीछे किसकी साजिश थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिल गुप्ता वही शख्स है जिसने नाबालिग बच्ची से यौन शोषण के आरोपी आसाराम के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। 2013 में गुजरात पुलिस ने आसाराम और नारायण साईं के मामले में कई घंटे पूछताछ की थी। बाद में अखिल गुप्ता को गुजरात पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई थी। अखिल ने आसाराम को लेकर कई अहम खुलासे किए थे। यही नहीं, अखिल को सरकारी गवाह भी बनाया गया था। हालांकि सरकारी गवाह बनने के मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर रही है। जो अपने घर की ओर जा रहे थे स्कूटर से, शाम को करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास ये मालूम हुआ है कि 2 लोग आए, बाइक से गोली मार दिया है, उनकी डेथ हो गई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि अखिल पहले आसाराम के अहमदाबाद स्थित आश्रम में बतौर रसोइया काम करता था, लेकिन आसाराम के रेप संबंधी आरोपों में घिरने से कुछ वक्त पहले ही अखिल अहमदाबाद से लौट आया था। ये पहला मामला नहीं था जब आसाराम के खिलाफ बोलने वालों की जुबान बंद कर दी गई हो। इससे पहले भी आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। पिछले साल जून में आसाराम केस से जुड़े एक गवाह की भी हत्या हो गई थी। 23 मई 2014 को अज्ञात हमलावरों ने गुजरात में आसाराम के पूर्व सहायक अमृत प्रजापति की हत्या कर दी थी। 23 मई को प्रजापति को राजकोट में गोली मारी गई थी और इलाज के दौरान राजकोट अस्पताल में अमृत की मौत हो गई थी। अमृत प्रजापति ने आसाराम पर ड्रग्स के सेवन का आरोप लगाया था। अमृत प्रजापति राजकोट में आयुर्वेद के डॉक्टर थे। प्रजापति ने 18 साल तक आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में काम किया था। 2005 में अमृत को आश्रम से निकाल दिया गया था। ऐसे में सवाल ये कि क्या नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वालों का क्या इसी तरह से मुंह बंद करा दिया जाता है? मुजफ्फरनगर से संजय गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं से पहले शाहजहांपुर में रहने वाले पीड़ित लड़की के परिजनों का आरोप है कि जेल से ही आसाराम पूरे मामले पर समझौता करवाने का दबाव बना रहा है, जिसके बदले लाखों रुपए की डिमांड रखी गई है। पीड़ित परिवार से आसाराम से अपनी जान को खतरा बताया है। जिस संगम के पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो आसाराम की इस साजिश का पर्दाफाश कर रही है। नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद आसाराम जेल में रहकर भी पूरा नेटवर्क चला रहा है। ये दावा शाहजहांपुर में पीड़िता के पिता ने किया है। यही नहीं, जी संगम के पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें आसाराम जेल से ही
पीड़ित के करीबी से पीड़ित पर समझौता करने के लिए दबाव डालने की बात कर रहा है। इसमें समझौते के बदले लाखों रुपए देने की बात कही गई है। पीड़िता के पिता का कहना है कि आसाराम को जेल के अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वो जेल से ही अपने लोगों को निर्देश दे रहा है। कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पीड़िता के परिवार पर समझौते का दबाव डालने आए थे। में उसके पास मोबाइल फोन भी है, हर प्रकार की उसके पास सुविधाएं हैं। उसके गुरुकुल से मिलने के लिए जाते हैं, वो उनको पूरा दिशा निर्देश देता है और फोन के द्वारा अपने सारे गुरुकुल से संपर्क रखता है। वही फिर गवाहों को जाके धमकाते हैं, लालच देते हैं, कभी लालच देते हैं, कभी उनको थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस प्रकार के बराबर उसके प्रयास जारी हैं। पीड़िता के पिता ने आसाराम से जान का खतरा बताया है और कहा है कि जेल में बंद होने के बावजूद आसाराम उनके ऊपर दबाव बना रहा है। जेल से छूटने के बाद खतरा और बढ़ जाएगा। केवल 2 घंटे का काम है गवाही में, बयानों में, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, लेकिन वो जानबूझ के लंबा इसलिए खींचता है कि किसी प्रकार से मेरा इनसे समझौता हो जाए, बयान बदलते हैं लोग, और बयान बदलते उसे जमानत मिल जाए। इस चक्कर में है वो सोचता है कि जितना केस लंबा खींचेगा ये टूट जाएंगे, पैरवी करने आएंगे नहीं, बयान देने आएंगे नहीं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर की लड़की के साथ आसाराम पर रेप का आरोप है कि जोधपुर के मड़ई आश्रम में 15 अगस्त 2013 की रात छात्रा से कथित रेप हुआ था। इसके बाद 31 अगस्त की रात आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। आसाराम अभी भी जेल में बंद है और उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।